इस सूत्र में जो कह रहे हैं, एक होता है क्षण, जिसको आजकल की भाषा में, मोटी भाषा में कहें तो सेकंड, एक सेकंड बोलते हैं ना। तो जिसको एक सेकंड कहते हैं वो है क्षण। और फिर एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आएगा, एक क्षण बीत जाएगा फिर दूसरा आएगा, दूसरा बीत जाएगा फिर तीसरा आएगा, तीसरा बीत जाएगा फिर चौथा आएगा। इसको बोलते हैं क्रम, क्रम, प्रवाह। एक क्षण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये क्रम से, इसको क्रम कहते हैं। तो जीवन बीत रहा है, समय चल रहा है। समय का चलना यही है कि एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो योगी व्यक्ति क्षण को जानता है और फिर वो इसके क्रम को भी जानता है कि एक क्षण के बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, क्रम से ये चलते रहेंगे सारे क्षण। और इसी क्षण के क्रमों से ये संसार की चीज़ों में बदलाव, परिवर्तन आता रहता है। 10 साल पहले आपकी उम्र कम थी, आज बढ़ गई, तो चेंज आया ना, शरीर में कुछ चेंज आ गया, आपके ज्ञान में भी अंतर आ गया। जो चीज़ें नई थी वो पुरानी हो गई, 10 साल घिस गई, पुरानी हो गई। तो ये जो परिवर्तन आता है संसार में, वो इसी समय के अंतर्गत आता है, वर्तमान क्षण में। वास्तव में जो क्षण है वो वर्तमान का ही एक क्षण है। वास्तविक काल जो है, भूतकाल तो उसे कहते हैं जो क्षण बीत गया, वो तो अब है नहीं, खत्म हो गया। भविष्यत काल वो है जो अभी आया नहीं, भूत वाला है नहीं, बीत गया। भविष्यत वाला आया नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर कौन सा है? वर्तमान क्षण। तो जो भी चेंज आता है, परिवर्तन आता है, वो वर्तमान क्षण में आता है। और ये क्षण का प्रवाह लगातार चलता रहता है और धीरे धीरे वस्तु में परिवर्तन होता जाता है। 10 साल में वो अंतर दिखता है। आपने अपने भतीजे को या भांजे को 10 साल पहले देखा, तब उसकी उम्र 8 साल थी मान लो। अब बीच में वो विदेश चले गए, 10 साल तक आप मिले ही नहीं, देखा ही नहीं। अब जब 10 साल के बाद भारत लौट कर आए तब आपने देखा। जब पहले देखा था तब उसकी क्या उम्र थी? 8 वर्ष। और अब कितनी हो गई? अब जब 18 साल का आप देखेंगे उस 8 साल वाले बच्चे को, अब 18 साल का जब देखेंगे तो आपको लगेगा अरे तुम इतने बड़े हो गए, अब तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं पहचानी जाती। क्योंकि 10 साल में बहुत परिवर्तन आ गया। और ये उम्र ही परिवर्तन वाली है, 8 से लेकर 18 तक तो बहुत चेंज आते हैं। तो इस तरह से हम जब लंबे गैप के बाद देखते हैं तो हमें महसूस होता है, पता चलता है कि हाँ इसमें चेंज आया। और जो माँ रोज देखती है बच्चे को, उसको पता ही नहीं चलता बच्चा कब बड़ा हो गया। माँ को पता नहीं चलता, तो रोज देखती है ना, तो उसको ज़्यादा पता नहीं चलता। पर जो व्यक्ति कभी कभी देखता है, 2 साल के बाद देखे, 5 साल बाद देखे, उसको बहुत पता चलता है कि इस बच्चे में बहुत चेंज आ गया। पर वो चेंज हर हर सेकंड में होता है, थोड़ा 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 चेंज हर सेकंड में होता है, एक झटके में नहीं आता। 8 साल में रोज थोड़ा थोड़ा होता है। तो ये है क्षण की बात। तो जो योगी क्षण को समझता है कि वास्तविक क्षण तो वर्तमान का ही है, और ये एक क्षण बीत जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, ये क्रम भी लगातार चलता रहता है, ये रुकता नहीं। इस तरह से जो व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है, वो क्षण और उसके क्रम में संयम करता है। और संयम करता है, उसके संयम से उसको विवेकज ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सूत्रार्थ है, विवेकज ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप सोचेंगे ये विवेकज ज्ञान क्या है? 2 सूत्र के बाद विवेकज ज्ञान की व्याख्या आ रही है। ये है 52 और वो है 54।
54वें सूत्र में विवेकज ज्ञान बताया है। विवेकज ज्ञान क्या होता है उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे जब नंबर आएगा। अभी केवल इतना समझ लें कि क्षण और उसके क्रम में संयम करने से व्यक्ति को, योगी को विवेकज ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी मोटा मोटा इतना समझ लें, ठीक है। अगले सूत्र में विवेकज ज्ञान से फिर क्या लाभ होता है, एक लाभ बता रहे हैं, उससे क्या फायदा है। 53वां सूत्र बोलिए। जाति लक्षण देशैः अन्यता अवच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्ति। सामान्य रूप से जो हम वस्तुओं की पहचान करते हैं तो उसके 3 कारण बताए इस सूत्र में। 3 कारणों से हम वस्तुओं की पहचान करते हैं। मान लो 2 गाय खड़ी हैं आपके सामने, ठीक है। अच्छा, जो पहला उदाहरण है वो थोड़ा और अलग है। एक गाय है, एक भैंस है, 2 प्राणी खड़े खड़े हैं आपके सामने। तो आप दोनों को कैसे पहचानेंगे, कौन सी गाय और कौन सी भैंस? उसकी जाति से पहचानेंगे। भाई ये गाय है, ये भैंस है, उसमें गाय में गाय की जाति वाले लक्षण हैं, भैंस में भैंस जाति वाले लक्षण हैं। उन लक्षणों से, उस जाति से आप उसको पहचान लेंगे कि ये तो गाय है, ये भैंस है। तो बहुत बार हम जाति से वस्तुओं की पहचान करते हैं। वहां पहचान का कारण, हेतु क्या होता है? जाति। एक मनुष्य है, एक घोड़ा है, तो आप दोनों को पहचान लेते हैं जाति से, ये मनुष्य है, ये घोड़ा है। अच्छा, दूसरा कारण है लक्षण। लक्षण, एक लाल घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा है, दोनों घोड़े हैं, अब एक ही जाति के हो गए। अब यहाँ जाति का हेतु नहीं बचा, तो दोनों एक ही जाति के प्राणी हैं, दोनों घोड़े हैं, पर उनके रंग में अंतर है। एक लाल रंग का घोड़ा है, एक सफेद रंग का घोड़ा है। तो वहां आप उस रंग से पहचानेंगे ये कौन सा घोड़ा है, ये कौन सा घोड़ा है। इसको बोलते हैं लक्षण। जो उसकी पहचान का कोई लक्षण है, तो लाल रंग है और सफेद रंग है, ये लक्षण है। उस लक्षण से आप पहचानते हैं भाई लाल तो मोहनलाल का है और सफेद वाला सुरेश चंद्र जी का है। ऐसे आप पहचान लेंगे। ये भी एक कारण है पहचानने का। और तीसरा कारण है देश, स्थान। जब कभी बाजार में लाइन लगती है ना सामान खरीदने के लिए, तो काफ़ी लंबी लाइन है और काफ़ी देर तक खड़े रहेंगे, खड़े खड़े थक जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, अपना थैला बाल्टी जो भी सामान है वहाँ लाइन में लगा देते हैं और वो अपने स्थान पे रख देते हैं और उसको याद कर लेते हैं मैंने चौथे नंबर पे रखा था, मेरी बाल्टी, मेरा थैला चौथे नंबर पे, चौथे स्थान पर, और दूसरे वाले ने 5वें पे रखा था। फिर थोड़ी देर में वो चौथे नंबर वाला कहीं पानी पीने चला गया, पानी पीकर लौट के आया तो उसने देखा आके मेरा स्थान पर, मेरा सामान मेरी जगह रखा है कि नहीं, तो किसी ने उसका स्थान बदल दिया, 5वां कर दिया। 5वें वाले ने अपना सामान आगे कर दिया चौथे पे और चौथे वाले का 5वें पे। वो आके उसने देखा अरे मेरा तो चौथा नंबर था, ये 5वें पे कैसे चला गया। उसने आके झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे सामान का स्थान किसने बदला, क्यों बदला। तो उसको कैसे पता चला कि मेरा स्थान बदल दिया है, मेरा सामान पीछे कर दिया है। वो स्थान के कारण से उसको पता चलेगा। तो देश का अर्थ है स्थान। तो ये भी एक साधन है, एक कारण है जिससे हमें वस्तुओं की पहचान हो जाती है कि मेरा तो चौथे स्थान पे रखा था, ये 5वें पर किसने रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसा हम सामान्य रूप से देखते रहते हैं और अपनी वस्तुओं की पहचान करते रहते हैं, कहीं जाति से, कहीं उसके लक्षणों से, और कहीं कहीं स्थान से, उस देश या स्थान से। अब एक बार की घटना, 2 आंवले
ऐसे रख दिए, एक उत्तर में एक दक्षिण में, एक उत्तर में एक दक्षिण में, दो आंवले रख दिए किसी ने, और फिर उसने कहा देखो भाई ये उत्तर वाला मेरा, दक्षिण वाला तुम्हारा, ऐसे रख दिए। और फिर वो व्यक्ति कहीं चला गया काम से, पीछे से उसने वो आंवले बदल दिए, उत्तर वाला दक्षिण में कर दिया, दक्षिण वाला उत्तर में कर दिया। अब आंवले तो एक जैसे, आंवले आपने देखे ही हैं, वो सारे लगभग एक जैसे ही होते, तो वहाँ जाति समान है, लक्षण भी कोई खास नहीं है, लक्षण भी समान है। और अब जब वो व्यक्ति दूर चला गया तो उसने उसका स्थान भी बदल दिया, तो अब पता नहीं चल रहा कि उसका आंवला कौन सा है और इसका कौन सा है, अब पता नहीं चल रहा। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं जब दो आंवले आगे पीछे रखे हों या उत्तर में दक्षिण में रखे हों और उसका स्थान बदल दिया जाए, तो वो व्यक्ति आकर कैसे पता लगाएगा कि मेरा आंवला कौन सा है। तो कह रहे हैं ततः प्रतिपत्ति ही, तब उस विवेकज ज्ञान से पता चलेगा कि मेरा आंवला कौन सा है। उसको कहाँ रख दिया, बदल के कहाँ उठा के रख दिया, जबकि उसने देखा नहीं था बदलते हुए। पर यदि उसको संशय हो जाए तो वो कैसे जानकारी करेगा, विवेकज ज्ञान से करेगा। ठीक है, तो ये बात अभी परीक्षा कोटि में है, विवेकज ज्ञान से ऐसा पता लगाया जा सकता है या नहीं, ये अभी परीक्षा कोटि में। पर तीन प्रकार से तो पता लगाते ही हैं, रोज सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जाति लक्षण और देश, उससे तो हम रोज पता लगाते ही रहते हैं। पर विवेकज ज्ञान से पता चलेगा या नहीं चलेगा, वो अभी साध्य कोटि में। चलिए अगला सूत्र देखते हैं, 54। बोलिए, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम। ये आ गया विवेकज ज्ञान, जिसके बारे में 52वें सूत्र में कहा था कि उससे विवेकज ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो विवेकज ज्ञान क्या है, वो ये है तारकम। तारकम का अर्थ है अपनी प्रतिभा से, अपने अंदर से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। कभी कभी तो आपको भी हो जाता है, कोई समस्या अटकी हुई हो तो आप थोड़ा विचार करते हैं तो अचानक अंदर से एक ऊह आ जाती है कि ये, हाँ ये काम ऐसे हो सकता है, चलो ऐसे करके देखते हैं, और वो हो जाता है। तो कभी कभी जैसे अंदर से अचानक ज्ञान उत्पन्न होता है, विचार आता है, उसको बोलते हैं तारकम। तो आम आदमी का तो कभी कभी होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, योगी का दर्द ज़्यादा होता है और अच्छा होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, परफेक्ट होता है। इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो अंदर से अपनी प्रतिभा से उत्पन्न होता है, वो तारकम है। और सर्व विषय, हर विषय में, हर विषय जैसे अभी बताया था कि 25-26 पदार्थ हैं, तो किसी भी पदार्थ के विषय में उसको वो ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। इंद्रियों के विषय में, मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, ईश्वर के विषय में, तन्मात्राओं के विषय में, सब विषय वाला होता है, किसी भी विषय के बारे में ज्ञान हो सकता है। और सर्वथा विषय, भूतकाल का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान, भविष्यत का ज्ञान, सब प्रकार का ज्ञान हो सकता है उसको। भविष्यत में क्या क्या होगा, बहुत सारा ज्ञान उसको हो जाता है। भूतकाल में क्या क्या हुआ था और वर्तमान में क्या हो रहा है, तो उसको सब कालों का ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे उसने वर्तमान में देखा कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको भारत सरकार इनाम दे रही है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी पुरस्कार देते हैं ना, परेड में, देखा है ना आपने। तो उसने देखा भाई जो अच्छे काम कर रहे हैं राष्ट्रपति जी उसको इनाम दे रहे हैं, और भी तरह तरह के पुरस्कार मिलते रहते हैं। किसी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, किसी को और कोई भारत रत्न पुरस्कार मिलता है, किसी को सेना चक्र मिलता है, किसी को
परमवीर चक्र मिलता है ऐसे, तो वो देखता है अच्छे काम करने वालों को इनाम मिल रहा है। फिर वो ये देखता है कि जो लोग बुरे काम कर रहे हैं उनको जेल हो रही है, कोई साबरमती जेल में है, कोई तिहाड़ जेल में है, कोई और किसी जेल में है। तो जो बुरे काम कर रहे हैं उनको जेल हो रही है, दंड मिल रहा है, अच्छे काम करने वालों को इनाम मिल रहा है। तो ये वर्तमान की स्थिति उसको आ गई समझ में। तो इस आधार पर वो बहुत सी भूतकाल की बातें भी जान लेता है। जैसे कल परसों बात चल रही थी, पहले भी चलती रहती है। लोग कहते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ, कल परसों वहाँ रोजड़ में बात चल रही थी इस टॉपिक पे। तो कहने लगे जी सतयुग बहुत अच्छा होता है, सारे अच्छे लोग होते हैं, सब देवता होते हैं। और फिर त्रेता युग में थोड़ा बिगाड़ हो जाता है, उतनी अच्छाई नहीं रहती, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर द्वापर में और ज़्यादा बढ़ जाती है गड़बड़, और कलयुग में तो सारे ही बेईमान। ऐसी लोगों में धारणा है, हाँ या ना, है ना। तो अब ये बात झूठ है। ये कह रहे हैं सतयुग में सब लोग अच्छे होते हैं, ये झूठ है, ऐसा नहीं है। अब सतयुग तो बहुत पुरानी बात है, कितने हजारों साल पुरानी बात है। और त्रेता में फिर थोड़ा बिगाड़ होता है, द्वापर में और होता है, और कलयुग में सारे ही खराब होते हैं। ये सब झूठ है। इस व्यक्ति को, योगी व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। फिर सच क्या है? सच ये है कि अच्छे लोग सतयुग में भी होते हैं, त्रेता में भी होते हैं, द्वापर में भी होते हैं, कलयुग में भी होते हैं। अच्छे लोग हमेशा होते हैं, और खराब लोग भी हमेशा होते हैं। सतयुग में भी खराब लोग होते हैं, त्रेता में भी होते हैं, द्वापर में भी होते हैं, कलयुग में भी होते हैं, हमेशा होते हैं। अच्छे बुरे तो हमेशा ही होते हैं। अब ये कैसे पता चला? तो उसको ऐसे पता चलता है। अच्छा, आप भी सोचिए, आपको भी पता चल जाएगा। सतयुग में कोई गाय, घोड़ा, कौवा, कबूतर, गाय, घोड़ा, वनस्पति थी या नहीं थी? थी ना। बिना गाय के तो तब लोग कैसे जिएंगे? बिना वनस्पति के, अनाज फल फूल के बिना तो कैसे जिएंगे? मतलब सतयुग में भी गाय भी थे, घोड़े भी थे, गधे भी थे, बकरियां भी थी, सब कुछ था, वनस्पतियां भी थी, वृक्ष भी थे, सब कुछ था। तो ये सतयुग में जो ये सारे प्राणी थे, ये कौन बनाता था? ईश्वर। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? है जी, न्यायकारी। तो न्यायकारी बिना अपराध के दंड देता है क्या? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सतयुग में भी अपराध होता था? सतयुग में अपराध होता था, तभी तो कोई गाय, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, बंदर बनेगा, तभी तो वृक्ष वनस्पति बनेगा। बिना अपराध के तो कैसे बनेगा? ईश्वर तो बनाता नहीं बिना अपराध के। और ये सारे प्राणी आज भी ईश्वर बनाता है, तब भी वही बनाता था, और वो है वो न्यायकारी। तो इससे सारी बात का सार क्या निकला? सतयुग में भी लोग अपराध करते थे। अच्छा, यही कुत्ते, गधे, गाय, घोड़े, वनस्पतियां त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और आज भी हैं। मतलब बुरे लोग हमेशा ही होते हैं, तब भी थे, आज भी हैं। और अच्छे लोग भी हमेशा होते हैं। सतयुग में एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिनका नाम याद होगा आपको, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जी सतयुग के व्यक्ति थे। तो सतयुग के वो राजा हरिश्चंद्र जी सत्यवादी थे, सब जानते हैं इस बात को। तो सत्यवादी थे, वो अच्छे थे या खराब थे? अच्छे थे। तो अच्छे लोग भी थे तब, और खराब भी थे। और त्रेता में श्री रामचंद्र जी थे, वो त्रेता युग के व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छे थे। द्वापर के श्री कृष्ण जी हैं, वो द्वापर युग के थे, वो भी अच्छे थे। और जो अच्छे थे तो उनकी टक्कर में कोई ना कोई खराब भी था। राजा हरिश्चंद्र जी की कथा आपने सुनी है? सुनिए, बताते हैं। वो राजा थे, बड़े सत्यवादी थे, ईमानदार थे, न्याय से काम करते थे। और फिर कथा में विद्वानों ने बताया कि वो जैसे तैसे करके उनको शमशान घाट का चपरासी बना दिया।
है ना ऐसा? अब बताओ, जो राजा हो, ईमानदार हो, सत्यवादी हो, न्यायप्रिय हो, इतने अच्छे राजा को वहां शमशान घाट का चपरासी बना देना। जिसने उसको चपरासी बनाया वो अच्छा आदमी था क्या? खराब था ना। तो खराब लोग भी थे। राजा हरिश्चंद्र जी के सामने भी खराब आदमी था, जिसने उनको राजा की गद्दी से उतार के चपरासी बना दिया। और श्री राम जी के सामने रावण जैसे लोग थे, वो खराब था, राम जी अच्छे थे। ये दोनों एक ही युग के व्यक्ति थे। फिर श्री कृष्ण जी के सामने कंस थे, जिनको उन्होंने ठीक किया था। कंस थे, शिशुपाल था, दुर्योधन था, और पता नहीं कितने खराब लोग थे। तो इस प्रकार से अच्छे बुरे लोग तो हमेशा होते। तो इस तरह की बातें उसको भूतकाल की पता लग जाती है, और आगे भविष्य की भी पता चल जाती है। कुछ कुछ बातें भविष्य की तो आप भी जानते हैं। बताऊं कौन सी? क्या आप जानते हैं कल सुबह सूर्योदय होगा? हैं जी? जानते हैं ना? तो देखो, आप भी तो जानते हैं, भविष्य की बात है। आज शनिवार है, कल आज शुक्रवार है। हाँ, कल शनिवार है, देखो आपको पता है। और इतने वर्षों बाद सतयुग आएगा, इतने वर्षों बाद कलयुग पूरा हो जाएगा, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा। तो भविष्य की बातें बहुत सी आप भी जानते हैं, वो भी जान लेता है। तो इस प्रकार की सर्वथा विषयम भूत वर्तमान भविष्य की बहुत सी बातें वो जान लेता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको विवेकज ज्ञान कहते हैं। ये उसका परिभाषा बताई, विवेकज ज्ञान। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य का ज्ञान ज्ञान उसको होता है, और सब वस्तुओं के बारे में हो जाता है, और अपने अंदर से अचानक ऊहा से उठ जाता है। कोई विद्वानों से, गुरुजनों से उसको बिना पढ़े भी अंदर से बहुत सारी बातें उभरती रहती हैं। तो ये सारा विवेकज ज्ञान कहलाता है।